तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा बायोलॉजी मेंस का क्लास नंबर 3 है और आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का जो सेकेंड यूनिट है आपका बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु का, उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर देखा जाए तो हम लोग पिछले दो क्लास में दो टॉपिक को कवर किए हैं, जिसमें हम लोग पहले क्लास में कोशिका संरचना और उसके कार्य इस टॉपिक को कवर किए थे, जो कि आपका यूनिट 1 में दिया हुआ था। यूनिट 1 में 3 टॉपिक दिया हुआ है। पहला आपका है जीवित विश्व, दूसरा टॉपिक है आपका कोशिका संरचना और उसके कार्य, और तीसरा टॉपिक आपका जीवों में विविधता। इसमें से 3 टॉपिक में पहला टॉपिक जो सेकेंड नंबर के जो टॉपिक था वो हम लोग कर चुके हैं, कोशिका संरचना और उसके कार्य। उसके बाद आइएगा यूनिट नंबर जो 2 है आपका बायोमॉलिक्यूल्स, वो हम लोग क्लास आज स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपका यूनिट नंबर जो 3 था कोशिका जनन, जिसमें आपको कोशिका चक्र के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में और आपका अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ना था, उसकी क्लासेस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो वो भी टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट कवर हो चुका है। यानी कि पिछले 2 क्लास में हम लोग 2 टॉपिक कवर किए हैं और आज ये आपका क्लास नंबर 3 है। और आज हम लोग जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बता दिया जाए तो इस टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ना है, मतलब ये यूनिट में आपको 4-5 टॉपिक और पढ़ना है। इसके अंदर में कौन कौन है वो देखिए। पहला तो आपको पढ़ना है इस टॉपिक में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट की संरचना क्या है और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का संरचना और उसके कार्य। तीसरा टॉपिक पढ़ना है आपको वसा यानी कि फाइट का संरचना क्या है और उसका कार्य क्या है उसको पढ़ना है। चौथा टॉपिक इसी में ही आपको पढ़ना है विटामिन के बारे में, विटामिन क्या होते हैं और विटामिन की जो है वो कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद 5वां नंबर टॉपिक इसी में पढ़ना है आपको, वो है आपका एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। और अगर हम लोग 6ठा नंबर टॉपिक की बात करें तो वह है आपका हार्मोन्स। एंजाइम पढ़ना है, एंजाइम के बाद आपको हार्मोन्स पढ़ना है। और हार्मोन भी देखिएगा तो आपको यहाँ पे पादप हार्मोन पढ़ना है और फिर आपको जंतु हार्मोन पढ़ना है। पादप हार्मोन में एक और टॉपिक दिया हुआ है यहीं पे ही, नेक्स्ट देखिएगा आप, तो आपका 7वां नंबर टॉपिक हो जाएगा कि जो पौधे का जो हार्मोन होता है यानी कि पादप हार्मोन, और साथ ही साथ उसी में ही वृद्धि नियमन का जो सिद्धांत था, वृद्धि नियमन का सिद्धांत यानी कि ग्रोथ रेगुलेशन का जो प्रिंसिपल था, ग्रोथ रेगुलेशन प्रिंसिपल किसका, तो आपका पादप में, इसको भी पढ़ना है। तो इस तरह से देखिएगा तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 5-6 टॉपिक पढ़ने हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा, ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 2, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी वाले सेक्शन में ना यूनिट 2 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट की संरचना और उसके कार्य, प्रोटीन की संरचना और उसके कार्य, वसा की संरचना और उसके कार्य, विटामिन क्या होते हैं और विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, इसके अलावा एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके अलावा हार्मोन्स क्या होते हैं, जिसमें आपको पादप हार्मोन और आपको जंतु हार्मोन पढ़ना है। और इसी में ही जो पौधे का जो वृद्धि नियमन का जो सिद्धांत होता है वो भी सिद्धांत पढ़ना है। तो इतना ही टॉपिक है। और ये सब जो है ना, हम लोग कम से कम अगर एक क्लास में अगर हम लोग 2-2 टॉपिक को कवर करें, मतलब कि अगर आज की क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट की संरचना और उसके कार्य पढ़े, फिर हम लोग प्रोटीन की संरचना और उसके कार्य करें, तो एक क्लास में 2-2 को कवर करेंगे। तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की संरचना और उसके कार्य को कवर कर लेंगे। कल के क्लास में हम लोग जो है वो ये आपका फाइट का और विटामिन वाला पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये दोनों टॉपिक एक दिन में तो कवर नहीं होगा, ये मतलब कि 3 दिन, ये 2 दिन लगेगा, इसका 2 क्लास लगेगा। तो मान लीजिए इधर आपका 2 क्लास हो जाएगा और एक क्लास में कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन हो जाएगा और एक क्लास में आपका वसा और विटामिन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें भी टोटल आपका समझ लीजिए कि 5 क्लास लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा भी है और 5 क्लास में आपका जो सेकेंड यूनिट जो है बायोमॉलिक्यूल्स का, ये पूरा कवर हो जाएगा। बस आपका काम रहेगा कि वीडियो को आप बार बार देखिए अगेन एंड अगेन, और इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और चीज़ों को याद करने का प्रयास कीजिए। बस ज़्यादा फिर आप इसमें परेशान मत होइएगा। और इस टॉपिक से मतलब इस यूनिट से 5 टॉपिक, मतलब 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं बड़े बड़े। और 6 टॉपिक में आप जो है कम से कम 10 से 12 आंसर लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना इस टॉपिक को, तो जो है वो आपका काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस यही है। तो इसी के साथ ही हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट की संरचना क्या है और उसका प्रकार, ये कार्य क्या है, उन सभी को देखेंगे।
तो सबसे पहले जैव अणु का यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है। बोला गया है कि सभी जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले निर्जीव जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवों में वृद्धि एवं उनका पोषण करते हैं उन्हें हम लोग जैव अणु कहते हैं। तो ये जो आपका जैव अणु होता है ये सभी आपका जीवित प्राणियों में होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो आपके जंतु हो, सभी में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो ये आपके निर्जीव होते हैं, जीवित नहीं होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बनिक जो है कंपाउंड होते हैं, जो क्या करते हैं जीवों में, यानी कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो आपका प्लांट हो, उन सभी में वृद्धि और उनका पोषण करते हैं। पोषण यानी कि उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं या फिर न्यूट्रिशंस देते हैं, और वृद्धि यानी उसका ग्रोथ करते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, ये सभी क्या है आपका जैव अणु है। ये सभी आपका निर्जीव भी है, साथ ही साथ ये सभी आपका कार्बनिक यौगिक है। कैसा, तो आपका जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये सभी क्या करते हैं, तो जीवों में ये वृद्धि और पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, और यही जितना लिखा हुआ ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हार्मोन, एंजाइम और विटामिन, इन सभी के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका जो है वो एक क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग। इससे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है उस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक जटिल, यानी कि ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा, तो ये भी एक आपका जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी इसमें कार्बन भी होता है, इसमें हाइड्रोजन भी होता है और इसमें ऑक्सीजन भी होता है। CHO बोलते हैं ना, इससे होता है तीनों का। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:2, फिर अनुपात 1, 1:2:1, यानी कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 होगी, हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या 1 होगी। और ये जो पूरा जो फॉर्मूला बनता है वो आपका किसका बनता है, तो आपका बनता है ये इसका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बनता है। फिर समझिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होता है, यानी कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से, तीनों को मिलाकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बन का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 होता है और ऑक्सीजन का रेशियो यानी कि उसका जो अनुपात है वो भी 1 होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2O ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे N मान लिए हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CnH2n और ON। ये सभी क्यों लिखते हैं क्यों नहीं लिखते, ये सब आपको इतना अंदर जाना नहीं है, बस आपको पढ़िए, इसका फॉर्मूला ये होता है, आगे बढ़िए। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है, ऐसे देखो, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे हो रहा है, तो ऑक्सीजन के मिलने से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आपका जो कार्बन है, तीनों जब मिलते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। वहीं पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो किसके किसके माध्यम से होता है, तो वहाँ पे देखिएगा, जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और आपका हाइड्रोजन से उसको जो है वो प्रक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देते हैं और बदले में ऑक्सीजन हम लोग को देता है पेड़ पौधा। कार्बन डाइऑक्साइड लिया वो वातावरण से और H2O के साथ वो अभिक्रिया करवाया प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों का सम्मिलित रूप निकल के आएगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और फिर यहाँ से ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा, जो हम लोग यूज करते हैं सांस लेने के लिए। अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पौधों का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वहाँ पे उन लोग का रेशियो कितना होता है, तो वहाँ पे कार्बन की संख्या 6 होती है, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 12 होती है और ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 6 होती है। ये क्यों होता है वो छोड़िए, बस इतना याद रखिए, पौधों में इतना ही होता है। अब इसी को ही बैलेंस करने के लिए हमको इधर भी इस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है राइट हैंड साइड के जैसा। तो ऐसे में यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे भी कार्बन को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पे आपका 6 दूनी 12 यहाँ पे है, ठीक है, 6 दूनी 12 यहाँ पे 12 हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे भी 6 वो है, तो यहाँ पे 0 6 लगा दिए, मतलब 0 से नहीं और 6 लगाए हैं,
O6 यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे भी 6 लगा दिए हैं, समझो। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे भी 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे एक आपका 6 गो इधर है और इधर आपका 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और इधर 6 गो, तो बराबर हो ही गया ना। बस ऐसे ही, बस इसको किसी तरह आपको जोड़ जाड़ के अगर अगर यहाँ पे अगर ये जोड़ के मतलब दोनों तरफ बराबर करना है, ये जरूरी नहीं है कैसा बराबर क्यों करना था, क्योंकि जैसे आपको बताया गया था ना कि जो जंतु का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2:1 ऐसा होता है। जहाँ पे कार्बन की संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है और आपका ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है। ये जंतु में अनुपात यही होता है। जब हम लोग पौधों की बात करेंगे, पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट में वहाँ पे भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। वहाँ पे लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात अलग अलग होता है। वहाँ पे कार्बन जो है वो 6 का अनुपात में होता है, मतलब कि 6:12:6 ऐसा होता है। यहाँ पे कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और आपका ऑक्सीजन जो है वो भी 6 होता है। फिर इसको बैलेंस कर दिया गया इधर, बस यही याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की संरचना क्या है। कार्बोहाइड्रेट की संरचना में बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अणु कार्बन के अणुओं मतलब कार्बोहाइड्रेट के अणु कार्बन अणुओं के एकल संयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, तो एकल संयोजी बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा। एकल संयोजी इसको ऐसा बोलते हैं हम लोग, सिंगल फॉर्मेशन बॉन्ड भी बोलते हैं शायद ना। ये समझें कि एकल बॉन्ड के द्वारा ये सभी जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। तो कार्बोहाइड्रेट के जो अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो अणु हैं, जो बोला कार्बोहाइड्रेट का अणु कौन कौन है, वो आपके मतलब देखिए 3 तो अणु है ना इसमें। एक है आपका हाइड्रोजन, फिर है आपका ऑक्सीजन और फिर आपका कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट के जो भी अणु जो है, मॉलिक्यूल जो भी है, वो कार्बन अणुओं के साथ, मतलब कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। कार्बन के साथ कैसे जुड़े होते हैं, तो आपके सिंगल संयोजी बंध के द्वारा, यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ कार्बन 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 है, देखिए ऊपर में H है, इधर H है, इस तरह करके जुड़े हुए होते हैं। आगे देखिए, और प्रत्येक कार्बन अणु जो है वो आपका आपका हाइड्रोइक्स यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं OH, और हाइड्रोजन अणु के साथ एकल संयोजी बंध बनाता है। तो प्रत्येक जो कार्बन का जो अणु है, वो जो प्रत्येक जो कार्बन का जो अणु है वो क्या करता है, हाइड्रोइक्स, आपका हाइड्रोइक्स यानी कि OH, और जो आपका हाइड्रोजन का जो अणु है इसके साथ एकल संयोजी बंध में, मतलब कि एकल संयोजी संघ में वो जुड़ा रहता है। तथा आपका ऑक्सीजन के साथ जो है वो आपका द्वि संयोजी बंध में जुड़ा रहता है। समझो क्या बोल रहे हैं हमसे। इसका फॉर्मूला समझो इस तरह का है। कार्बन और अगर कार्बन कार्बन आपस में मतलब सॉरी कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो वो डबल बॉन्ड में जुड़ेगा। कार्बन OH के साथ जुड़ेगा तो वो आपका सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा। और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो आपका सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा। OH मतलब हाइड्रोइक्स इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो है केमिकल फार्मूला है, जहाँ पे आपका C कितना है, आपका C है 6, ठीक है। और H कितना है, तो आपका H है 12 और O कितना है 6 है। तो C आपका C 6 गो है ना, तो सबसे पहले हम लोग C 6 गो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 को लिख दिए हैं। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 को कर दिया हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 गो हाइड्रोजन हो गया है। और 5 गो और आपको लाना है। तो 5 गो जो बच रहा है हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसमें जोड़ देंगे। तो OH यानी कि आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोइक्स हो जाएगा। तो OH यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग, फिर एक यहाँ पे भी O और H जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 गो हो गया है। तो 5 गो ऑक्सीजन भी आपका यहाँ पे काउंट हो गया है, और 7 गो हाइड्रोजन पहले से था, और 5 गो यहाँ पे, मतलब 7 5 12 गो हाइड्रोजन हो गया है। अब बच जा रहा है 1 गो आपका ऑक्सीजन बच जा रहा है।
तो एक ऑक्सीजन जब बच जा रहा है तो याद रखिए कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब भी कभी भी जुड़ेगा तो वो हमेशा जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। कार्बन ऑक्सीजन हमेशा जो है वो सिंगल बॉन्ड में कभी रह ही नहीं सकते, उन लोग हमेशा कैसे जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड में, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे नीचे खाली क्यों है? अगर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की संख्या जो है अगर आपका 7 रहता तो एक यहाँ पे और बच जाता तो उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, और अगर हाइड्रोजन की संख्या 13 रहता तो एक और यहाँ पे जुड़ जाता, समझे ना, इस तरह से। आप इसको एक बार अपने स्तर पे थिंक कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा। अच्छा बोलिएगा कि अच्छा ओ एच ऊपर ई नीचे क्यों लिखे, ऊपर क्यों नहीं लिखे, और ओ एच पूरा इतने ही लिखे, और ज़्यादा क्यों नहीं लिखे? अब देखिएगा यहाँ पे एगो आपको ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ना ही है, तो इसलिए हम लोग एगो छोड़ दिए हैं, ना तो इसको भी ओ को इसके साथ ही जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे बोला गया है, देखिए सिंपल सी बात बोलिए, जो कार्बोहाइड्रेट का जो अणु जो है वो कार्बन अणुओं के साथ एकल संयोजी बंध में आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट का जो अणु है वो कार्बन अणुओं के साथ कितने बॉन्ड में जुड़ा रहेगा? तो सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहेगा। इसके अलावा बोला गया प्रत्येक जो कार्बन है, कार्बन का जो अणु है वो हाइड्रोक्स के साथ यानी कि OH के साथ सिंगल बॉन्ड में, और हाइड्रोजन अणु के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहेगा। OH के साथ और आपका हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहेगा, ठीक है। कार्बन कार्बन आपस में कैसे रहेंगे? सिंगल बॉन्ड में जुड़े रहेंगे। इसके अलावा कार्बन के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोक्स के साथ दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए रहेंगे, और ऑक्सीजन के साथ ये आपके द्विसंयोजी बॉन्ड में यानी कि आपके सिंगल बॉन्ड में ये जुड़े हुए रहेंगे। बस ऐसे याद रख लेना। 1 से 2 बार इसको फिगर को बनाइएगा ना आप अपने स्तर पे सोचकर, तुरंत क्लियर हो जाएगा। थोड़ा है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। इसमें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में हम लोगों को पढ़ना है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड होते हैं, फिर आपका होता है डाइसेक्राइड, फिर होता है आपका ओलिगोसेक्राइड, और आपका नेक्स्ट होता है पॉलीसेक्राइड। ये होता है 4 तरह का कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग को देखना है। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो मोनोसेक्राइड जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड के बारे में, मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसे साधारण शर्करा भी कहा जाता है। साधारण शर्करा भी हम लोग किसको कहते हैं? तो मोनोसेक्राइड को कहते हैं। और यह पानी में जो है वो घुलनशील होता है तथा सर्वाधिक क्रियाशील भी यही होता है। तो साधारण शर्करा मोनोसेक्राइड को कहते हैं, ये पानी में घुलनशील होता है और ये बहुत ज़्यादा सर्वाधिक क्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। मोनोसेक्राइड की बात करें तो ये आपका 3 से 6 कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है। ये आपका कहीं कहीं पे देखिएगा 3 को कार्बन अणु से मिलकर बना हुआ, कहीं कहीं पे देखिएगा 6 को, मतलब ये 3 से लेकर 6 कार्बन अणुओं से जो है वो मिलकर बना होता है। कार्बन अणुओं के संख्या के आधार पे कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को जो है वो 3 निम्न भागों में बांटा गया है। देखो अभी बोला गया है ना कि जो आपका जो सेक्राइड है ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। तो जो मोनोसेक्राइड जो है वो आपका 3 से लेकर 6 कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है, और फिर कार्बन अणुओं का जो संख्या है, संख्या के आधार पे ही हम लोग जो है मतलब कि मोनोसेक्राइड का जो है कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते हैं। जिसका 3 गो कार्बन अणु हो उसको हम बोलते हैं ट्रायोज, जिसका 4 गो कार्बन अणु हो उसको हम बोलते हैं टेट्रोज, और जिसका 6 गो कार्बन अणु हो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोज। समझे बात को? तो 3 कार्बन अणु ट्रायोज, 4 गो कार्बन अणु तो टेट्रोज, और 6 गो कार्बन अणु तो आपको उसको बोलते हैं हम लोग हेक्सोज, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका संरचना देखो सबसे पहले। अब इसका हम लोग संरचना देखेंगे जो है ना, क्या क्या वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक संरचना देखेंगे, वो है आपका ग्लूकोज का संरचना। किसका? तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का संरचना कैसा होता है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कार्बन कितना है? 6 गो है, कार्बन 6 गो है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? कार्बन हाइड्रोजन की संख्या आप देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 11 गो है। और ऑक्सीजन कितना है? तो 1 2 3 4 5 6,
ऑक्सीजन कितना है, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो 6 गो है, तो C6H12 हो जाएगा भाई। 12 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 11 हुआ है। एक बार फिर से हम हाइड्रोजन गिनते हैं, कहीं गलत तो नहीं छोड़ दिए, कहीं कुछ छोड़े तो नहीं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 ठो है। अच्छा नीचे वाला भी देखिए एक ठो, ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज का संरचना, ये है ग्लूकोज का संरचना, ठीक है ना। आप देखिए हम लोग थोड़ा सा ग्लैक्टोज की संरचना, यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग देखना पड़ेगा, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और आपका फ्रैक्टोज, तीनों के बारे में हल्का हल्का जानकारी लेना पड़ेगा। ये तीनों जो है वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ही आते हैं। ग्लैक्टोज की संरचना कैसा है, तो यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या जो है वो 6 गो है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 गो है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 गो है। अच्छा ये मेरे को थोड़ा सा आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है। तो ग्लूकोज की संरचना में क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 11 को दिख रहा है, ये 12 होता है कि 11 होता है वो आप हमको बताइएगा, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पेचीदा हो जा रहा है मामला। अच्छा मेरा बात केवल मानिए, आप इतना याद कीजिएगा ना कि ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है आपका, ठीक है, और जो आपका ग्लूकोज है, आपका ग्लैक्टोज है, फिर आपका जो फ्रैक्टोज है, इन तीनों का संरचना आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना। इन तीनों का संरचना देख लीजिएगा। यहाँ पे कार्बन तो आपका 6 गो है, सभी आपका सिंगल बॉन्ड में है। हाइड्रोजन भी आपका यहाँ पे 12 को होना चाहिए कि 11 होना चाहिए, कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ सभी हाइड्रोजन भी सिंगल सिंगल बॉन्ड में रहेंगे। और OH यानी कि आपका इसको बोलते हैं आपका हाइड्रोइक्स, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड में होंगे। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड में रहेगा, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा इस तरह से। तो ये आपका ग्लूकोज का संरचना है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आपका ग्लैक्टोज का संरचना है, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ग्लूकोज ग्लैक्टोज के बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, वो है आपका फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज की संरचना देखिएगा, आपका कार्बन 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन है, सभी आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हाइड्रोजन इस पर जुड़े हैं। फिर आप देखिएगा आपका OH कितना जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो OH जुड़े, मतलब कि हाइड्रोक्स जुड़ गए। अब बच जा रहा है आपका एगो ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड में जुड़ेगा। इसको ना आप अपने स्तर पे बनाइएगा ना, इसको ये मत सोचिए इसको रटना है, रटना नहीं है इसको। आप एक बार अपने स्तर पे इसको जोड़ के देखिएगा, मिला कर देखिएगा, 6 को कार्बन लिखिएगा। फिर इसको आपको वहाँ पे ये जो है वो 12 को हाइड्रोजन को जोड़ना है और 6 को ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो कहीं कहीं पे आप OH को भी जोड़ दीजिए। अब ये ऐसा नहीं है कि ये नीचे ये ऑक्सीजन यहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है, कहीं भी जुड़िए, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फ्रक्टोज का संरचना है। अच्छा ये तीनों याद रखिएगा, आपका ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, तीनों के बारे में हल्का हल्का जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए आपका डाइसैकेराइड। आपका पहला क्या था, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बाद चलना है नेक्स्ट डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाइसैकेराइड का निर्माण कैसे होता है, तो बोला जा रहा है कि जब 2 ठो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जब मिलते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अभी देखिए याद रखा था, अभी बताया था ना आपको, जो आपका ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सभी जो है ना आपका मोनोसैकेराइड ही है। इसके अलावा आपका ट्रायोज, ट्रेट्रोज, हेक्सोज, ये सभी आपका जो है वो मोनोसैकेराइड ही है, ठीक है ना। तो जब 2 गो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं तो आपका डाइसैकेराइड बनता है। जैसे कि आपका माल्टोज कैसे बनता है, तो जब ग्लूकोज या ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो आपका माल्टोज बनेगा, और जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलते हैं तो आपका सुक्रोज बनता है।
और आपका जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलते हैं, ग्लूकोज और आपका ग्लैक्टोज मिलते हैं, तब आपका जो है वो लैक्टोज का निर्माण होता है। बस इतना ही याद रखिएगा इसके बारे में, और एक दो लाइन अगर और कहीं मिल जाता है उसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ओलिगोसाइड, इसका तीसरा प्रकार है। बोला जा रहा है कि जब 3 से 6 इकाई मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। देखो, जब 2 गो मोनोसेक्राइड मिले तो आपका क्या बना, तो वो बना आपका डाइसेक्राइड। और जब 3 से 6 गो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएंगे तो वही आपका ओलिगोसेक्राइड बन जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आपका ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ये सभी क्या हो जाएंगे आपका ट्राइसेक्राइड। ये सभी क्या हो जाएंगे, तीनों को हम लोग कहते हैं सम्मिलित रूप में ट्राइसेक्राइड। और ये जब मिलेंगे यानी कि 3 से लेकर अगर 6 तक में, 3 से 6, अभी तो 3 को मिले ना, आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया और आपका फ्लैक्टोज हो गया। इन 3 को जब मिलते हैं तो इसको हम लोग, अगर 3 को मिल जा रहा है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड। अगर 4 को मिल जा रहा है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज और आपका माल्टोज, ये चारों मिल गया तो भी आपका ओलिगोसाइड जो है वो ओलिगोसेक्राइड बनेगा। और ये जल में घुलनशील होता है, साथ ही साथ ये स्वाद में मीठा नहीं होता है। ठीक है ना। तो ओलिगोसेक्राइड मतलब जब 3 से 6 को मतलब मोनोसेक्राइड की जो इकाई है आपस में मिलते हैं तब आपका ओलिगोसेक्राइड बनता है। और एक लास्ट में हो जाएगा आपका पॉलीसेक्राइड। ये क्या होता है, इसे हम लोग जटिल शर्करा भी कहते हैं। आपका मोनोसेक्राइड तो आपका सरल और मीठा शर्करा था, ये आपका जटिल शर्करा है। इसका निर्माण 6 से अधिक मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर होता है और जल में ये घुलनशील होता है, स्वाद में ये मीठा नहीं होता है। एकदम सेम उसी जैसा है, ओलिगोसेक्राइड के जैसा इसका भी फीचर्स है। और सामान्यतः इसका जो निर्माण है वो आपका जल अपघटन प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो जल अपघटन प्रक्रिया के द्वारा इसका जो है वो निर्माण होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो समझिए ऐसा, मोनोसेक्राइड मतलब इसको हम लोग साधारण शर्करा कहते हैं, और इसी का उल्टा मोनोसेक्राइड उसको हम लोग जटिल शर्करा कहते हैं। मोनोसेक्राइड ये पानी में घुलनशील होता है और ये बहुत ज़्यादा सर्वाधिक क्रियाशील होता है। मोनोसेक्राइड जो है वो 3 से 6 कार्बन अणुओं से मिलकर होता है। देखो, 3 से 6 कार्बन अणु से मिलके बने तो वो हो जाएगा आपका मोनोसेक्राइड। और अगर 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बने तो वो हो जाएगा आपका डाइसेक्राइड। और अगर 3 से 6 मोनोसेक्राइड से मिलके बने तो वो हो जाएगा आपका ओलिगोसेक्राइड। और 6 से अधिक मोनोसेक्राइड से अगर मिलके बने तो वो बन जाएगा आपका पॉलीसेक्राइड। ठीक है, बस यही। और पॉलीसेक्राइड जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो जल अपघटन प्रक्रिया के द्वारा, जो वाटर का जो अपघटन होता है, जल अपघटन जिसको लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, उस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है इसका निर्माण। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको हम, जंतु में C6 मतलब ये पादप में C6H12 और O6, और जंतु में CN और ये आपका H2N और ON। NN मतलब 1 की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पादप का लिया गया है। उसके बाद इस H2O से इसको यानी कि जल अपघटन करवाया गया है, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाया गया है। इससे क्या बना आपका कार्बन मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना, तो आपका 10 और ऑक्सीजन 5 और N ऐसा। तो H2O यहाँ पे जल अपघटन करवाया गया, यानी कि H2O घटा, तो यहाँ पे माइनस हुआ कितना H2, मतलब 2 गो जो है वो हाइड्रोजन घटा, तो यहाँ 12 से 10 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 1 यहाँ से घटा, तो यानी कि आपका O6 से आपका O5 बन जाएगा। तो देखो, H2O घटा दिए मतलब कि जल का अपघटन हुआ। ठीक है ना। तो N नंबर ऑफ कार्बन 6, उसका फिर देखिएगा मतलब N नंबर ऑफ क्या, N यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है। तो कार्बन 6 गो है, ऑक्सीजन 12 गो है, और ये कार्बन 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो, ऑक्सीजन 6 गो है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया गया, जल अपघटन करवाया गया, यानी कि इसमें मैनेज कर दिया हम लोग H2O को। तो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन घटा तो 12 से 10 हो गया, और 6 गो था पहले, 1 गो ऑक्सीजन घट गया, तो मतलब 5 गो बचा ना। आगे देखो, और पॉलीसेक्राइड का निर्माण कब होता है, तो आपका जल अपघटन प्रक्रिया के द्वारा होता है। कहाँ पे, तो जैसे कि आपका पौधों के स्टार्च में हो जाएगा। इसके अलावा सेल्यूलोज जो कि कोशिका भित्ति का बना होता है ना, वहाँ पे। इसके अलावा जो आपका लाइकोजेन जो कि जंतु कोशिका में होता है। तो यहाँ पे आपका जल अपघटन प्रक्रिया होता है, जिसके बाद आपका पॉलीसेक्राइड नामक जो है वो कार्बन अणु बनता है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या था, कार्बोहाइड्रेट का संरचना हम लोग थोड़ा सा देख लिए हैं, फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रकार देख लिए हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और आपका पॉलीसेक्राइड। ये सभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला तो था, बहुत दिक्कत करता है ना ये सभी।
अब हम लोग इसके बाद जो है वो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य देख लेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से संबंधित एक हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और उसमें हम लोग एक बार फिर से डिटेल से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं हो गया। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या वो देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के कार्य तो बोला जा रहा है कि ग्लूकोज को कोशिकाओं का ईंधन माना जाता है। तो ग्लूकोज को जो है ना कोशिका का क्या माना जाता है, फ्यूल यानी कि ईंधन माना जाता है, क्योंकि भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा या जो है वो शरीर और कोशिका दोनों को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ग्लूकोज को हम लोग सेल का यानी कोशिका का फ्यूल यानी कि एक तरह से ईंधन मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण होता है भोजन का, ठीक ना, और ऑक्सीकरण के द्वारा ये शरीर और कोशिका दोनों को ऊर्जा देता है। किस रूप में, तो आपका एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है, ठीक है। आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात बोली जा रही है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर में न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड और विटामिन सी के संश्लेषण में भी सहायता करता है। तो कार्बोहाइड्रेट की सहायता से ही विटामिन सी बनता है और आपका साथ ही साथ जो है वो न्यूक्लिक एसिड भी बनता है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन सी, इसको बनाने में कार्बोहाइड्रेट जो है वो सहायता करता है। तीसरा पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका जंतुओं के शरीर में वसा संग्रहण में सहायता प्रदान करता है। यानी कि फैट का जो है कलेक्शन में, जंतुओं का जो शरीर है यहाँ पे वसा का जो संग्रहण होता है, फैट का जो कलेक्शन होता है, इसमें ये हेल्प करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन वसा के रूप में हो सकता है। यानी कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में चेंज हो सकता है, तो आपका फैट के रूप में यानी कि वसा के रूप में ये बदल सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, या रक्त में शर्करा की मात्रा का निर्धारण करता है। यानी कि ब्लड में जो आपका शुगर का जो मात्रा है इसको कंट्रोल करता है। इसीलिए ग्लूकोज को रक्त में बहने वाले शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए ग्लूकोज को जो है वो रक्त में बहने वाला एक तरह से ये शर्करा इसको कहा जाता है। आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव और पौधों दोनों में श्वसन क्रिया को संपन्न कराने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम लोग श्वसन लेते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने की क्षमता में हम लोग दिखते हैं, और पेड़ पौधे जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट का जो है वो अहम योगदान होता है। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम लोग प्रकार की बात करें, जैसे कि आपका सेल्यूलोज पौधे को एक आकार प्रदान करता है। ये आपका कोशिका भित्ति, देखो समझो ना कि कोशिका जो भित्ति है मतलब कि वो जंतुओं में नहीं होता, वो केवल पादपों में होता है, और पादप में जो कोशिका भित्ति होता है वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज जो है वो एक तरह से वो कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार होता है, जो कि पौधों को एक तरह से साइज यानी कि आकार प्रदान करता है। आगे देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर हेतु मुख्य एवं त्वरित ऊर्जा का स्वरूप है। यानी कार्बोहाइड्रेट खाने से ना आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना, और ये हम लोग का मुख्य भोजन का स्रोत भी है। हम लोग दाल खाते हैं प्रोटीन मिलता है, चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हम लोग आलू खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है, समझे ना। और हमारे शरीर में लगभग 60 से 80% जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। तो हम लोग के बॉडी में 60 से लेकर अगर 80% ऊर्जा की बात करें तो वो केवल कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। आगे देखो अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे हम लोगों को 17 केजी बोले मतलब किलो जूल, किलोग्राम नहीं, केजी नहीं केजे। तो अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 17 किलो जूल केजे एनर्जी हम लोगों को मिलता है, ठीक ना। तो ये सभी तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य हो गए हैं। इन सभी कार्यों को और भी बढ़ाया जा सकता है, आप इसको और भी बढ़ाकर लिख सकते हो, इसमें और भी डाटा ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े हैं। आई होप इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी हुआ होगा। कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार वाला है ना, प्रकार में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। कार्बोहाइड्रेट के कार्य में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा ना। अब हम लोग जो है ना एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो है वो इस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक को, तब आपको जो है वो परेशानी नहीं होगा। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। यहाँ पे थोड़ा आपको ना डिटेल से समझाया गया है चीज़ों को, तब आप यहाँ पे समझ पाइएगा। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा ना तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना और कार्यों का विस्तृत जो है वो विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट का संरचना के बारे में और इसके कार्य के बारे में आपको बतलाना है डिटेल से। तो वो क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो होता है। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट की संरचना और कार्यों का विस्तृत विवरण करें। यानी कार्बोहाइड्रेट का संरचना और उसके कार्यों को बतलाना है।
ठीक है ना, और यही आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसका हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि जो भी आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर हुआ होगा उसमें समझने में, तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जैविक अणुओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। कार्बोहाइड्रेट जैविक अणुओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जीवित प्राणी यानी कि यहाँ पे पादप और आपका जंतु दोनों की बात की जा रही है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ रहता है कार्बोहाइड्रेट, जो सामान्यतः 1:2:1 के अनुपात में रहता है। 1:2:1 इसके अनुपात में रहता है, यानी कि कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1, ऐसा इस अनुपात में रहता है, इस रेशियो में। इनका सामान्य सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो CnH2O और M होता है। तो CnH2O देखो ऐसा, CnH2O इस फॉर्मूला में रहता है, या फिर आप देखते होंगे CnH2n और ON इस फॉर्मूला में भी रहता है। दोनों आप कुछ भी लिख सकते हो। आगे देखिए, जिसके कारण इन्हें हम लोग हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। क्योंकि ये कभी कभी ना H2O के भी फॉर्म में रहता है। कार्बोहाइड्रेट को उनके संरचनात्मक और कार्यात्मक गुणों के आधार पर हम लोग अलग अलग श्रेणियों में इसको बांट सकते हैं, इसके कार्यात्मक और संरचनात्मक गुणों के आधार पर। सबसे पहले अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की संरचना की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को उनकी संरचना के आधार पे हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं, उसकी संरचना के आधार पे। कौन कौन? तो हो जाएगा आपका मोनोसैकेराइड, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड हो जाएगा। मोनोसैकेराइड के बाद आपका हो जाएगा डाइसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड के बाद हो जाएगा आपका पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट के कार्य के आधार पे फिर इसको हम लोग जो है वो अलग अलग भागों में बांटते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड नहीं दिया हुआ है, जो हम लोग ओलिगोसैकेराइड पीछे पढ़े थे। अच्छा देखो, कार्बोहाइड्रेट की संरचना के आधार पे इसको जो है वो 3 भागों में, 3 नहीं 4 भागों में बांटते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे 3 ही ठो लिखा हुआ है ना, ओलिगोसैकेराइड नहीं लिखा हुआ, उसको हम बता दे जाते हैं अभी, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है आपका मोनोसैकेराइड के बारे में। बोला जा रहा है कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। तो मोनोसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल इकाई है, जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से बहुत सबसे छोटा वही है। कार्बोहाइड्रेट को उससे भी छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कि आप देखिए, आपको बताए थे ना कि 2 गो मोनोसैकेराइड जब मिलेंगे तो आपका बनेगा डाइसैकेराइड। यानी कि जब आप डाइसैकेराइड को तोड़िएगा तो आपको 2 गो मोनोसैकेराइड मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे मतलब 3 से 6 गो अगर मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे तो आपका बनेगा ओलिगोसैकेराइड। तो मतलब कि आप ओलिगोसैकेराइड को तोड़िएगा तो आपको डाइसैकेराइड मिलेगा, आपको मोनोसैकेराइड मिलेगा। लेकिन जब आप मोनोसैकेराइड को तोड़िएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब इसको और भी ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, सिंपल सी बात है। ये एकल शर्करा इकाई होती है और इनका सामान्य सूत्र कैसा होता है? CnH2ON होता है। तो मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है? CnH2ON होता है। उदाहरण के लिए देखिए, ग्लूकोज की बात करते हैं, फ्रैक्टोज की बात करते हैं और आपका ग्लैक्टोज, ये तीनों क्या है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और आपका ग्लैक्टोज, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों जो है वो आपका मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है? तो C6H12 और O6। वहाँ पे गलत, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे ना, वहाँ पे 11 में कंफ्यूज हो रहे थे, तो वहाँ पे 12 ही था, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज ये तीनों क्या है? मोनोसैकेराइड के ही एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लोग मोनोसैकेराइड का संरचना देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि मोनोसैकेराइड में कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है। किसका? तो कार्बन परमाणु बोलो या अणु बोलो, तो कार्बन अणुओं की श्रृंखला होती है, जिसमें एक कार्बन परमाणु या फिर अणु एक आपका एल्डिहाइड यानी कि CHO, और ये आपका कीटोन यानी कि आपका कार्बन ऑक्सीजन समूह से जुड़ा होता है। ऐसा समझो ऐसा। मोनोसैकेराइड जो है वो कार्बन अणुओं की एक श्रृंखला होती है, जिसमें बोला जा रहा है कि कार्बन के अणु आपस में सिंगल बॉन्ड में जुड़े रहेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के भी अणु आपस में सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के जो अणु है वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और यदि एल्डिहाइड समूह होता है तो इसे आपका एल्डोज यानी कि जैसे ग्लूकोज कहते हैं, और यदि कीटोन समूह होता है तो उसको हम लोग कीटोज, जैसे कि हम लोग फ्रैक्टोज कहते हैं। देखो, एल्डिहाइड किसको बोलते हैं हम लोग? तो जैसे कि आपका CHO हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड में है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में आपका HO को हम लोग क्या बोले थे भाई? HO नहीं, मतलब OH, ये हो जाएगा आपका
ओ एच को हम लोग बोले थे हम लोग आपका हाइड्रोइक्स ये आपका सिंगल बॉन्ड में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, एल्डोज इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब एल्डोज इसका नोमेनक्लेचर होता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज, ठीक ना। और इसके अलावा अगर कहीं पे अगर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जोड़ा रहेगा ऑक्सीजन के साथ जैसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन समूह। कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप कहते हैं। और कीटोन जैसे कि आपका फ्रक्टोज ये सब हो जाएगा। खैर इतना आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है। कैसे कैसे जुड़े हुए रहते हैं आपको समझ में आ गया ना, कि मोनोसेक्राइड में भी आपको याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन के जो अणु होते हैं, ये कार्बन अणुओं का एक श्रृंखला होता है, जिसमें कार्बन अणु जो है वो आपके एल्डिहाइड और आपका कीटोन समूह में जुड़े रहते हैं, ये याद रख सकते हो। ये आपका एल्डिहाइड और आपका कीटोन समूह में रहते हैं। और अगर एल्डिहाइड समूह में रहे तो इसको हम बोलते हैं एल्डोज, और आपका कीटोज अगर कीटोन समूह में रहे तो उसको बोलते हैं कीटोज। एग्जाम्पल में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज याद रख लेना। वर्गीकरण की बात कीजिएगा तो इसमें याद रखिएगा कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हम लोग इनको मतलब कि 3, 4, 5 और 6 इस तरह करके बांट सकते हैं। अगर 3 को कार्बन की संख्या देखो यहाँ बोला जा रहा है ना, या बोला जा रहा है कि मोनोसेक्राइड जो है वो आपका 3 से लेकर 6 कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है। और ऐसे में अगर हम लोग कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर इसको देखें तो इसको कार्बोहाइड्रेट को फिर से 3-4 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर 3 कार्बन रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोज, अगर 4 कार्बन रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेट्रोज, और अगर 5 कार्बन रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटोस, और अगर 6 कार्बन रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोज। 5 का पेंटोज है जैसे कि आपका राइबोस, और 6 का हेक्सोज है जैसे कि आपका 6 कार्बन जैसे कि ग्लूकोज। ये सब छोड़ सकते हो। सिंपल याद रखना कि मोनोसेक्राइड को भी हम लोग फर्दर इसमें कार्बन के संख्या के आधार पर इसको बांट सकते हैं। 3 कार्बन ट्रायोज, 4 कार्बन ट्रेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, बस इतना ही याद रखना। इसके गुण की बात करें मोनोसेक्राइड का, तो ये पानी में घुलनशील होते हैं, स्वाद में ये मीठे होते हैं, और क्रिस्टलीय संरचना वाले होते हैं। कैसा, तो ये क्रिस्टलीय संरचना वाले होते हैं। विभिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड की अगर हम लोग बात करें तो देख लो, अगर 3 को कार्बन का अणु रहे तो उसको बोलेंगे ट्रायोस, 4 को रहे तो ट्रेटोस, 5 को रहे तो पेंटोस, 6 को रहे हेक्टोस, और 7 को रहे तो आपको उसको हम लोग बोलते हैं हेप्टोस, 7 को रहे तो। अगर इसका हम लोग एल्डिहाइड समूह की बात करें, यानी कि जहाँ पे आपका कार्बन जो है वो O2OH के साथ, यानी कि आपका हाइड्रोइक्स के साथ ऐसे रहेगा, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐसे रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पे डबल बॉन्ड रहे उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन ग्रुप। तो ट्रायोस को अगर हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप में देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोट्रायोस, और कीटोन के रूप में देखें तो उसको हम बोलते हैं कीटोट्रायोस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल आप याद रखिएगा कि आपका एल्डिहाइड और आपका कीटोन समूह में रह सकता है, दो में, ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, बाकी इसको हटाइए। तो ये हो जाएगा आपका मोनोसेक्राइड के बारे में। मोनोसेक्राइड के यहाँ पे फिगर वगैरह बनाया, अगर आपको कहीं मिलता है तो आप यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर सकते हो। दूसरा क्या है, तो आपका दूसरा है आपका वो है, दूसरा है आपका डाइसेक्राइड। क्या है, डाइसेक्राइड है दूसरा। तो बोला जा रहा है कि डाइसेक्राइड जो है वो 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों के संयोजन से बनता है, यानी कि जब 2 को मोनोसेक्राइड मिलेगा तो आपका डाइसेक्राइड बनता है। और जो एक आपका ग्लाइकोसिडिक बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। कैसा बंधक होता है, तो ये आपका ग्लाइकोसिडिक बंधक के द्वारा जुड़ा होता है। बस याद रख लेना कि ये आपका किस बंधक में जुड़े रहेंगे, तो आपका आपका सिडिक बंधन में, यानी कि बॉन्ड में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ये जुड़े हुए रहेंगे। बस इतना याद रख लेना। ये देख लो यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिडिक बंधन है, ये आपका, ये एक आपका मोनोसेक्राइड है, एक इधर आपका मोनोसेक्राइड है, और दोनों के बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बंधन है या बंधन है, बस ऐसे याद रख लेना। उदाहरण के लिए याद कीजिएगा तो आपका माल्टोज है, माल्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर बनता है। लैक्टोज जैसे कि ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर बनेगा, और सक्रोज जैसे कि ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज तीनों मिलकर बनेगा। इसकी संरचना देखेंगे, फिर इसका गुण देखेंगे, फिर इसका कार्य देखेंगे। संरचना क्या है, इसमें आपका 2 मोनोसेक्राइड इकाइयाँ एक ग्लाइकोसिडिक बंधन के माध्यम से जुड़ी होती है। एक आपका इधर मोनोसेक्राइड है, एक आपका मोनोसेक्राइड इधर है, अब बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बंधक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे आपका क्या, तो डाइसेक्राइड। और बोला जा रहा है कि इसमें 2 मोनोसेक्राइड इकाइयाँ एक ग्लाइकोसिडिक बंधन के माध्यम से जुड़ी होती है, जो एक हाइड्रोक्सिल समूह क्या बोले, हाइड्रोक्सिल समूह OH और दूसरे मोनोसेक्राइड के हाइड्रोक्सिल समूह के बीच बनता है।
मतलब ये सिंपल याद रखेंगे कि मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, दो ठो मोनोसेकेराइड रहेगा और बीच में आपका ग्लाइकोसिडिक बंधक से दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डाइसेकेराइड। और बोला जा रहा है कि इसमें जो है वो एक वो आपका क्या रहेगा, तो आपका हाइड्रोक्सिल उसको हम लोग क्या बोले थे, ये आपका हाइड्रोइक्स बोलते थे ना OH वाले को। और दूसरा हम लोग मोनोसेकेराइड के हाइड्रोक्सिल समूह के बीच बनता है। अच्छा ठीक है, इसको आप नीचे वाला लाइन को छोड़ दीजिए, ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि दो ठो मोनोसेकेराइड बीच में आपके ग्लाइकोसिडिक बंधन से बॉन्ड से मतलब जुड़े हुए रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डाइसेकेराइड। इसका गुण क्या है, तो ये भी पानी में घुलनशील होते हैं और ये मीठे होते हैं, लेकिन मोनोसेकेराइड की तुलना में ये थोड़ा सा कम मीठा होता है। इन्हें हम लोग हाइड्रोलिसिस के द्वारा दो मोनोसेकेराइड में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन के द्वारा। जल अपघटन जब भी कीजिएगा तो आपका H2O इसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका जितना भी वहाँ पे रहेगा उसमें से हाइड्रोजन की संख्या 2 घटेगा और आपका एक ऑक्सीजन की संख्या घट जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर, वो है आपका ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में याद रखिएगा कि आपका क्या होता है ओलिगोसेकेराइड में, तो जब 3 से 6 गो अगर मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे, बस इतना याद रखिएगा। और उसमें याद रखिएगा 3 गो मोनोसेकेराइड, जैसे कि आप ले लीजिए ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रैक्टोज है, ये सभी जब आपका आपस में मिल जाएंगे 1+2+3, मतलब ये 2+3, 1 2 3, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है। जैसे ये आपका हो जाएगा, मान लो ग्लूकोज, ये हो जाएगा ग्लैक्टोज, ये हो जाएगा फ्रैक्टोज, तीनों आपका मोनोसेकेराइड ही है। तीनों जब मिल जाएंगे तो आपको बन जाएगा ओलिगोसेकेराइड। ये जल में घुलनशील नहीं होता है, सॉरी, ये जल में घुलनशील होता है ओलिगोसेकेराइड, और ये स्वाद में मीठा नहीं होता है। बाकी सभी स्वाद में मीठा है, लेकिन ये ओलिगोसेकेराइड स्वाद में मीठा नहीं है। बस इसके बारे में नहीं याद रखिएगा। इसके बाद आइएगा आपका नेक्स्ट है, वो है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के बारे में बोला जा रहा है कि पॉलीसेकेराइड कई मोनोसेकेराइड इकाइयों के जटिल अणु होते हैं और जो कि ग्लाइकोसिडिक बंधक के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखो, अगर 2 मोनोसेकेराइड जुड़ा तो उसको बोलेंगे हम लोग डाइसेकेराइड, और अगर 3 से 6 के बीच में अगर मोनोसेकेराइड जुड़ा तो उसको बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड, और अगर 6 से ज़्यादा अगर मोनोसेकेराइड जुड़ गए तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीसेकेराइड। तो ये बोला जा रहा है पॉलीसेकेराइड कई मोनोसेकेराइड इकाइयों के जटिल अणु होते हैं जो कि आपस में किससे जुड़े होते हैं, तो आपका ग्लाइकोसिडिक बंधक यानी बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये अगर देखेंगे हम लोग इसके बारे में, इसका उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण है आपका स्टार्च, ये पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए होता है। आपका ग्लाइकोजन ये जंतुओं में ऊर्जा भंडारण के लिए होते हैं। पौधों में ऊर्जा भंडारण का काम स्टार्च करता है और जंतु में ऊर्जा भंडारण का काम ग्लाइकोजन करता है। इसके अलावा सेल्यूलोज की बात करें, यानी कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उसका भी मुख्य घटक होता है पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा एक चिटिन होता है, चिटिन बोला जा रहा है कीटो और आपका जो क्रेस्टेसिनो है, इसकी जो बाहरी कंकाल है, बाहरी कंकाल संरचना में भी जो है वो पॉलीसेकेराइड मिलता है। इसका उदाहरण, इसकी संरचना की बात कीजिएगा तो ये लंबी श्रृंखलाओं या फिर शाखाओं वाले जटिल अणु होते हैं, लंबी लंबी श्रृंखला होता है, लंबी लंबी। और स्टार्च में 2 घटक होते हैं, एक होता है आपका एमाइलेज और एक होता है आपका इमाइलोपेक्टिन। तो एक हो जाएगा आपका एमाइलोज हो जाएगा जो कि रेखित होता है, और एक हो जाएगा आपका एमाइलोपेक्टिन जो कि शाखित होता है। सेल्यूलोज में B14 ग्लाइकोसिडिक बंधन होते हैं जो इसे मजबूत और कठोर बनाते हैं। इतना याद मत रखिए, केवल याद रखिए कि सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत होता है, जो कि जो पादप कोशिका होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम लोग पॉलीसेकेराइड के गुण की बात करें तो ये भी आपका पानी में घुलनशील होते हैं और ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सभी आपका स्वाद में मीठा है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठा नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या था, कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार है चारों आपका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य सर भी बताए थे, लेकिन सर से ज़्यादा तो नोट्स यहाँ कंटेंट हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट के हम लोग अब देखेंगे क्या, तो गुण। कार्बोहाइड्रेट के गुण देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जीवों में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और उनके जो कार्य है निम्नलिखित है। जैसे कि आपका ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जीवों के लिए जो है वो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत यही बनता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो जीवों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत यही है कार्बोहाइड्रेट।
जीवों के लिए, पादप जीव के लिए भी और आपका जंतु जगत के जीवों के लिए भी। ग्लूकोज जो मोनोसेक्राइड के कोशिकाओं के ऑक्सीकरण के दौरान एटीपी, यानी कि एटीपी का क्या होता है फुल फॉर्म, एटीपी, ए से हो जाएगा आपका एडिनोसिन, टी से हो जाएगा आपका ट्राई, और पी से हो जाएगा पी से हो जाएगा फॉस्फेट। तो आपका याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये हो जाएगा एटीपी का फुल फॉर्म। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका जीवों के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट ही। और ग्लूकोज जो मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड है। और ग्लूकोज क्या करता है, कोशिकाओं में ऑक्सीकरण करता है। और ये ऑक्सीकरण कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, बताया थे पिछले क्लास में। तो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान ही एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं फॉस्फोट। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है जैसे कि आपका ये मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाओं में, आपका ब्रेन में, और आपका जो आरबीसी है वहाँ पे मुख्य रूप से ग्लूकोज पर ही निर्भर रहता है। तो हम लोग का जो ब्रेन है और हम लोग का जो आरबीसी है, ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से आपका ग्लूकोज पे ही निर्भर होता है। प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम लोग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम लोग 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाए ना, तो उससे हम लोगों को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। और वहीं अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से एक और चीज़ मिलता है कि आपको 17 किलो जूल ऊर्जा ये भी मिलता है। तो आप याद रखिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको 17 किलो जूल एनर्जी मिलेगा, या फिर उसी को ही आप बोलते हैं 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। स्टार्च और ग्लाइकोजन जैसे जो ये सभी पॉलीसेकेराइड है, ये दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोगी होते हैं। तो स्टार्च और जो ग्लाइकोजन होते हैं, जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जो कि लंबे समय तक ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोगी होते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का कार्य। दूसरा कार्य है कि ये आपके संरचनात्मक कार्य भी इसके होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेल में और जो टिश्यू होता है इसकी संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपका सेल्यूलोज है और चिटिन की बात की है। सेल्यूलोज बोला जा रहा है पौधों की जो आपका कोशिका भित्ति है, इसका मुख्य घटक होता है सेल्यूलोज, यानी कोशिका भित्ति पौधों में होता है, जंतु में नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है, जो कि पौधों को मजबूती और आकार प्रदान करता है। इसके अलावा चिटिन की बात करते हैं। चिटिन जो है वो कीटों का, और जो भी आपके क्रेस्टिसियन है, और जो भी आपका कीट है, कीटों का, और जो भी आपका क्रस्टेशियनों का जो बाह्य का कंकाल है, जो आपका आउटर जो स्केलेटन है, वहाँ पे पाया जाता है चिटिन, जो कि सुरक्षा और समर्थन देता है। एक और आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कोशिका झिल्ली में संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका निभाते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होता है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपका ग्लाइकोप्रोटीन और आपका ग्लाइकोलिपिड ये सभी मिलता है, जो कि आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला हो गया आपका ये ऊर्जा का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा इसका हो जाएगा संरचनात्मक इसका कार्य है इसका। इसके अलावा तीसरा हो जाएगा ये ऊर्जा भंडारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के भंडारण के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे पौधों में अगर बात करें हम, तो स्टार्च, अनाज, कंद और बीजों में ऊर्जा भंडार होता है। तो जितने भी होते हैं स्टार्च में सभी चीज़ों का भंडार होता है, ऊर्जा का भंडार होता है पौधों में। और जंतुओं में बोला जाता है तो आपका ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। तो देखो ऊर्जा पौधों में कहाँ पे होता है, स्टार्च में, और जंतु में कहाँ पे होता है, तो आपका ग्लाइकोजन यकृत में होता है और मांसपेशियों में होता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पे ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ये ऊर्जा हम लोगों को देता है। इसके अलावा ये आपका जैव अणु में भी निर्माण होते हैं, जैव अणुओं का भी निर्माण करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट डीएनए और आरएनए जैसे महत्वपूर्ण जैव अणु का भी निर्माण करते हैं। उसके निर्माण में भी ये सभी भाग लेते हैं। राइबोस जो है वो आरएनए का एक प्रमुख घटक होता है। फिर आपका डीऑक्सी राइबोस यानी कि डीएनए का भी एक प्रमुख घटक होता है। जैसे आरएनए का प्रमुख घटक राइबोस है और डीऑक्सी राइबोस ये जो है वो आपका डीएनए का एक प्रमुख घटक होता है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जैसे यौगिकों के भी निर्माण में ये योगदान देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के कार्य हम लोग देख रहे हैं, इतना भयानक कार्य है बाप।
चौथा हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा प्रणाली में भी ये भूमिका निभाता है कार्बोहाइड्रेट। कैसे? तो कार्बोहाइड्रेट कोशिका सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में मौजूद होते हैं। कोशिका के सतह पे आपके ग्लाइकोप्रोटीन और आपके ग्लाइकोलिपिड के रूप में ये मौजूद होते हैं, जो कि कोशिका की पहचान और संचार में क्या करते हैं, पहचान करने में कोशिका की और उसका संचार करने में ये मदद करते हैं। साथ ही साथ ये प्रतिरक्षा प्रणाली में जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इसमें ये महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपके रक्त समूह की पहचान करना है कि आपका ABO है कि B+ है, B पॉजिटिव है, A नेगेटिव है या O है, क्या है क्या नहीं, ये आपका सब पहचान करता है। साथ ही साथ ये आपका पाचन और उपापचय में भी सहायता होता है। जैसे कि आपका एक देखते होंगे ना कि हम लोग शरीर में आपका आहारीय रेशे बनते हैं, जिसको लोग बोलते हैं डाइटरी फाइबर। ये बोला जाता है कि सेल्यूलोज जैसे पॉलीसेकेराइड आहारीय रेशे के रूप में कार्य करते हैं। जैसे सेल्यूलोज क्या है, ये आपका पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो पॉलीसेकेराइड क्या करता है, आहारीय रेशे यानी कि डाइटरी फाइबर का जो है वो निर्माण करता है, उसमें भूमिका निभाता है। और ये जो फाइबर होता है क्या होता है, ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं को ये रोकते हैं। और इसके अलावा ये रक्त शर्करा और जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसके स्तर को भी ये कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखेंगे हम लोग जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की भूमिका है, क्या है जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भूमिका क्या है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में मध्यवर्ती यौगिकों के रूप में कार्य करता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के रूप में ये कार्य करता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, इसके अलावा आपका क्रेब्स चक्र हो गया, ये सभी प्रक्रियाओं में ये भाग लेता है, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो ये सभी हो जाएगा आपका क्या, तो ये सभी जो है वो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के कार्य। समझ में आ गया। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बाद हम लोगों को ना थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का जो है वो महत्व के बारे में देखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट का आखिर महत्व क्या है। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का महत्व न केवल ऊर्जा प्रदान करने तक सीमित है। देखो कार्बोहाइड्रेट का जो महत्व है वो केवल ऊर्जा प्रदान करने तक हम लोग का सीमित नहीं है, बल्कि ये जैविक प्रक्रियाओं, संरचनात्मक समर्थन और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यानी कि जो भी आपका जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस है, इसके अलावा जो भी आपका संरचनात्मक समर्थन होना चाहिए, इसके अलावा स्वास्थ्य को भी ठीक करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। मानव आहार में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि इनकी कमी से हम लोगों को थकान, कमजोरी ये सभी महसूस होता है। और जबकि अगर कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग यदि अधिक लेंगे तो हम लोग को मोटापा, मधुमेह जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। देखो कार्बोहाइड्रेट का जो है ना, हम लोग को आहार एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो हम लोग का शरीर में थकान रहेगा, हम लोग के शरीर में कमजोरी हो जाएगा। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो हम लोग का शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा, मधुमेह, इंसुलिन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो ये एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आ गया। इसके अलावा देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि इसका निष्कर्ष में कि कार्बोहाइड्रेट जैविक अणुओं का एक अनिवार्य हिस्सा है, और जो कि सरल यानी कि मोनोसेकेराइड से लेकर जटिल यानी कि पॉलीसेकेराइड के रूपों में मौजूद होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जैविक अणुओं का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, जो कि सरल से लेकर जटिल तक होता है, यानी मोनोसेकेराइड सरल और आपका जटिल यानी कि पॉलीसेकेराइड के रूप में ये मौजूद होता है। और इनकी संरचना में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन का जो है वो विशिष्ट अनुपात होता है, 1:2:1 के अनुपात में रहते हैं, जो इन्हें कार्यात्मक रूप से क्या बनाते हैं, विविध बनाते हैं, यानी कि अलग अलग बनाते हैं इनके कार्यों के अनुसार, फंक्शन के अनुसार इसमें डाइवर्सिटी करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होता है। ऊर्जा प्रदान करने से लेकर ये देखो ये ऊर्जा प्रदान करने से लेकर संरचनात्मक समर्थन देने, भंडारण करने, इसके अलावा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? तो आपका कार्बोहाइड्रेट। तो आई होप अब आपको कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में ना दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में। क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि हम लोग तो पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की संरचना कैसी होती है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके जाने हैं। अब इसका केवल क्या कीजिएगा ना, आप 1 पेज 1 टॉपिक, मतलब एक टॉपिक को आप 1 पेज में समराइज कर दीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को। तो आज हम लोग केवल ना कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक को ही रखते हैं, और वसा वाले टॉपिक को भी 1 ही घंटा में कंप्लीट जो है किया जा सकता है, बट हम लोग उसको अभी छोड़ देते हैं, तो उसको यहीं पे नहीं कवर करते, उसको आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा बड़ा था, उसी तरह आपका जो है ना वसा वाला टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा ही है।
ठीक है ना, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।